हाय, वेलकम बैक अगेन टू द पार्ट 5 एंड इनफैक्ट ये हमारा आखिरी पोर्शन है जहां हम आपके लिसनिंग स्किल्स का वोकैब वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। नमस्ते, वेलकम ऑल डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। लिसनिंग स्किल्स जो आपके प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हमने अभी तक मोनोलॉग्स और डायलॉग्स डिस्कस करे, फिर हम ग्रामर टेस्ट पर गए। ग्रामर टेस्ट में वी डिस्कस्ड अबाउट नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। पिछले लास्ट सेशन में हमने इन सब के बारे में डिस्कशन करा। इन केस आई एम रिपीटिंग बैक, इन केस यू हैव मिस्ड देम आउट, you have the link for all the sessions down below in the description box। आप उस लिंक पर जाकर उन सेशंस को सुन सकते हैं। तो आज का समय ज्यादा खराब ना करते हुए चलिए जल्दी से बढ़ते हैं वोकैबुलरी वाले हमारे आखिरी पोर्शन पर, जहां लिसनिंग स्किल्स में वोकैब से संबंधित एक एक्सरसाइज आई हैव लाइंड अप फॉर यू। क्या होता है वोकैब मैडम, पहले ये बता दें तो यस सुनिए बच्चों। वोकैबुलरी किसी भी लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का समूह होता है। किसी भी भाषा में जो भी शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, जो वो भाषा बनाते हैं, इन सब का समूह शब्दावली या वोकैबुलरी। और ये याद रखिए, किसी भी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको जितना जरूरी उसकी ग्रामर समझना है, उतना उसका वोकैब बिल्टअप करना और स्ट्रॉन्ग रखना भी। द मोर गुड योर वोकैब इज फॉर एनी लैंग्वेज, आप कोई भी भाषा सीख रहे हो, वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, कोई भी भाषा हो, जो भी भाषा आप सीखना चाहते हैं उसका वोकैब बिल्टअप करना आपके लिए बहुत जरूरी है। हाल फिलहाल में यहाँ पर हमें सिर्फ अंग्रेजी की ही बात करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इंग्लिश से ही बेस्ड होंगे। तो किस तरह से हम अपना वोकैब स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? आई नो यू माइट बी हैविंग अ गुड वोकैब और यू माइट थिंक दैट यू डू नॉट हैव दैट गुड वोकैब। हम सब अलग अलग है ना, तो हो सकता है हमें से कुछ ऐसे हो जिनका वोकैब स्ट्रॉन्ग हो, जिन्हें लगता है कि उनकी इस इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ अच्छी है। हो सकता है हमें से कुछ ऐसे भी हो जिन्हें थोड़ा और ज्यादा चीजों को बूस्टअप करने की जरूरत है। हम स्कूल के दिनों से हमेशा पढ़ते आए हैं कि अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग बनाने, बिल्टअप करने के लिए वी ऑलवेज हैव डिक्शनरी एट आवर एंड। उस समय में सेल फोन्स नहीं होते थे, तो डिक्शनरी हाथ में किताब के तौर पर होती थी। अब हम सबके पास सेल फोन है, हम सब इतना टेक्नोहॉलिक बन चुके हैं, तो क्यों ना हम अपने सेल फोन्स में अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर एप्स जो हमारे पास होते ही हैं उन्हें रखिए, बट क्यों ना डिक्शनरी एप्स डाउनलोड करिए। बहुत सारे मिल जाएंगे आपको प्ले स्टोर पर, iOS पर। इन डिक्शनरी एप्स को डाउनलोड करिए। जो भी नए नए वर्ड्स ऐड होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, स्पेशली यहाँ पर इंग्लिश में, आपको उनकी जानकारी भी मिलती रहेगी और ये लाइफ लॉन्ग काम आएगा बच्चों। आई विल अगेन रिपीट दिस थिंग जो मैंने आपसे शुरुआती सेशंस में कहा था। ये पेपर एक ऐसा पेपर है जो सिर्फ इस स्टेज पर एग्जाम क्लियर करने के इंटेंशन से मत पढ़िएगा, क्योंकि वो तो आप यूं भी बहुत अच्छा आसानी से क्लियर कर लेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, दैट आई नो। इस पेपर में जो चीजें, जो गुर आप सीख रहे हैं ना, इन्हें लाइफ लॉन्ग कैरी करिए, क्योंकि एक अच्छे कंपनी सेक्रेटरी के लिए इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। आपके पास नॉलेज बहुत सारा होगा, बहुत सारे लॉज, एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब आप पढ़ोगे आगे चल करके, और जब कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तो इन सब की कंसल्टेंसी दोगे। You will definitely be looked upon as an expert for all these laws, rules and regulations। सब अपनी जगह है। ये याद रखिए, अपने नॉलेज का इफेक्टिव प्रेजेंटेशन करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात आपको ठीक ढंग से नहीं समझा पाऊंगी तो मेरे उस नॉलेज का आपको फायदा कैसे मिलेगा? I am a company secretary, right? But if I have to work for a company, I have to help that company with the end of my knowledge। मैं अपने नॉलेज से, अपनी एबिलिटी से उस कंपनी को हेल्प कर सकती हूँ। और जब तक अपने नॉलेज का प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगी, जब तक अपनी बात आपको समझा नहीं पाऊंगी, नहीं हूँ, जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे, मेरा नॉलेज ना मेरे काम आएगा ना आपके काम आएगा। तो ये बंद पड़ा पड़ा, यहाँ बंद पड़ा पड़ा खराब ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि अपने अंदर प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के गुर भी लाइए। ये लाइफ लॉन्ग काम आएंगी ये चीजें आपको हर जगह।
प्रोफेशनली, हर जगह, पर्सनली, डेफिनेटली। तो वोकैब की इंपॉर्टेंस तो आप समझे। आप स्क्रीन पे देख रहे हो वोकैब के 3 अलग-अलग मीनिंग भी मैंने आपको दिए हैं। 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम वोकैब को डिफाइन कर सकते हैं। पहला, सबसे ऑब्वियस और कॉमन है, ऑल द वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा में इस्तेमाल होने वाले जितने भी शब्द हैं, ये सब वोकैब बनते हैं या वोकैब्युलरी ऑफ दैट लैंग्वेज कहलाए जाते हैं। दूसरा होता है द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। किसी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के संबंध में ही हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। I have given you that example also. See, my neighbor is a doctor, so he has an extensive medical vocabulary. Because he is a doctor, he has an extensive vocabulary. बहुत सारी चीजें पता है उसे मेडिकल टर्म्स में, डेफिनेटली डॉक्टर्स को पता होगी। हम कंपनी सेक्रेटरीज हैं, हमारी लीगल वोकैबुलरी बहुत डेवलप्ड होती है, पूछिए हमसे। हम हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स, एडवोकेट्स होते हैं, हमारा लीगल वोकैब बहुत डेवलप्ड होता है, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं वो डे टू डे लाइफ में यूजुअली नहीं करे जाते। हाँ, कॉमन शब्द होते हैं, लीगल वर्ड्स जो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। बहुत सिंपल साधारण से एग्जाम्पल, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, राइट? ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बींग्स, मनुष्य हैं हम। मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग को प्लेन लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में हम ह्यूमन बीइंग ही कहते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में हमें ह्यूमन बीइंग्स नहीं कहा जाता, ये होमो सैपियंस, राइट? तो अब मैं बोलूंगी कि मैं एक होमो सैपियन हूं या आप एक होमो सैपियन हो तो बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे ये क्या बोल रही हैं आप, नहीं समझ आ रहा। बट किसी डॉक्टर के सामने या इस टर्म के जानकार के सामने ये वर्ड यूज करूंगी तो शायद वो समझ जाएगा, जो उस टर्मिनोलॉजी को समझता होगा। ये वोकैब का पार्ट है। स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होने वाले शब्द भी वोकैबुलरी में आते हैं। और तीसरा पार्ट आता है जब हम वर्ड्स को इंडिविजुअल लेवल पे यूज करते हैं, द वर्ड्स एन इंडिविजुअल पर्सन नोस, जब वो बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हम अपने खुद के कुछ शब्द बना देते हैं, क्षेत्रीय शब्द होते हैं, ब्याओ, भाई, बावा, राइट? ये सब क्या है? ये सब हमारे लोकली डेवलप्ड वर्ड्स है। देयर इज नो वर्ड ब्याओ, देयर इज नो वर्ड बावा, बट क्या है ये इंडिविजुअल्स जानते हैं। इफ आई से बावा तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन। वेरी में ही आते हैं। ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ वोकैबुलरी। समझ गए? बट नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्सरसाइज, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के क्लैरिटी नहीं आएगी बच्चों। और क्लैरिटी लाने के लिए देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, स्टेटमेंट्स है, उसमें करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ऑल पुट टुगेदर 12 क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट आपको इसमें से करना है। एक एक करके सॉल्व करते चलते हैं, ये मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। पहला क्वेश्चन, द कलेक्टिव टर्म फॉर शीप इज कॉलोनी? नो। पेन? नो। फ्लॉक होगा क्या? यस, फ्लॉक होगा। कलेक्टिव टर्म फॉर शीप इज नोन एज फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, दैट्स व्हाट वी कॉल। ठीक। अ यंग बियर इज, now I know. Quite a few of you would have guessed upon option C. छोटा बियर, बियर का बच्चा, बियर का बच्चा मतलब हम उसे बियर पप मान लेंगे। No, बियर पप is not the correct option. This is where confusion crops in. vocab strong होने का फायदा यहीं उठा सकते हैं। Correct answer happens to be a cub. A young beer is called as a cub. ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, द कलेक्टिव टर्म फॉर फिश। Now what do we call a group of fish? Collective term for fish क्या होगा? Swan, pod, school? Pod होगा क्या? क्या होगा? Swan होगा? School होगा। Correct option happens to be C, a school. Yes, a group of fish. Collective term for fish is known as a school. Shoal भी बोलते हैं हम इसे, but we do not have it in the option. Correct answer है school. चौथे क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट डज अ टैडपोल टर्न्स इनटू एज इट ग्रोस? एक टैडपोल बड़ा होके क्या बनता है? ओके, यहाँ मुझे ध्यान आ रहा है वो ट्रॉलीज पे लिखा हुआ कोट, बड़ा होके मैं भी ट्रक बनूंगा। ओके, एनीवे, इट्स नॉट अबाउट द ट्रक एंड द ट्रॉली ओवर हियर,
टैडपोल बड़ा होके क्या बनेगा? क्या बनेगा? लार्वा तो मच्छर का होता है, छोटा होता है ऑफ कोर्स, डॉल्फिन बन नहीं सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? द टैडपोल टर्न्स इनटू अ फ्रॉग एज इट ग्रोस। ये आपने गेस कर लिया होगा, मुझे पता है। नेक्स्ट, which word means a young goose? वेरी सिंपल, ऑप्शन एकदम सामने और बड़ा क्लैरिटी से मिल जाएगा इसका, तो ऑप्शन बी गूस लेग है। नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम की हम बात कर, है ना। नेक्स्ट इज डिवाइसेस कनेक्टेड टू कंप्यूटर्स सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड मोडेम्स आर कॉल्ड। फॉर्मेट्स, एप्स, पेरिफेरल्स क्या होंगे? एप्स तो हम डाउनलोड करते हैं, वो फोन में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में जाते हैं। फॉर्मेट होंगे नहीं तो क्या बचा? पेरिफेरल बचा। एनीथिंग दैट इज अटैच्ड एक्सटर्नली इज डेफिनेटली कॉल्ड एज अ पेरिफेरल। एक्सटर्नल जो भी अटैचमेंट हम करते हैं, जैसे हम हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, या ये मोडेम लगा रहे हैं, स्कैनर लगा रहे हैं, ये सब चीजें पेरिफेरल्स कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, यू हैव द करेक्ट ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर जी, कंप्यूटर तो है ना सामने, तो केबीसी वाला फील ही ले लेते हैं। अगला सवाल पेश किया जाए कंप्यूटर जी। हाँ तो जनाब, आपके सामने है अगला सवाल। व्हाट डू यू कॉल अ स्पेसिफिक कंप्यूटर रिकॉर्ड कंटेनिंग डेटा और अ स्मॉल प्रोग्राम? फाइल, फॉर्मेट, आइकन? क्या होगा? कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें रिकॉर्ड है, या कोई स्मॉल प्रोग्राम होगा? क्या ऑप्शन होगा? यू गेस इट वेरी क्लियरली, इट्स अ फाइल, राइट। अगला सवाल पेश किया जाए। What do you call the part of the computer that stores programs and information? Now this is again very simple. It cannot be hotspot, it cannot be notebook. For sure it has to be the hard disk. Question number 10. To open a particular folder or app, you have to click on, of course not the pixel, of course not the font, definitely the icon. आखिरी दो क्वेश्चन आपके सामने। माई फादर सन इज माई फादर सन, फादर सन, पापा का बेटा क्या होगा? भाई तो होगा, कजिन थोड़ी होगा। भाई होगा, ब्रदर होगा, ऑफ कोर्स ब्रदर होगा। अंकल सन होता तो कजिन हो जाता, राइट। लास्ट क्वेश्चन इज माई मदर्स मदर इज माई, डेफिनेटली नॉट आंट, डेफिनेटली नॉट ग्रेट आंट, दैट इज माई मदर्स मदर इज माई ग्रैंड मदर। हैव द आंसर ऑन द स्क्रीन। और ये हुआ आपका वोकैब टेस्ट का एक्सरसाइज भी कंप्लीट। दैट्स all that you need to understand for your listening skills, right from monologues, dialogues to the grammar test जिसमें nouns, verbs, adverbs, adjectives हमने पढ़े, और vocabulary। ये हुआ बच्चों आपका पूरा कंप्लीट लिसनिंग स्किल्स का पोर्शन। अब आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे कहा था वी हैव सम गुड न्यूज टू शेयर, वी हैव सम ग्रेट न्यूज टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। और वो गुड या ग्रेट न्यूज ये है कि आवर टीम हैज कंपाइल्ड 20 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट सीरीज फॉर यू, जो मैं आप लोगों के साथ इसी तरह ऑनलाइन सॉल्व करूंगी, जो डेफिनेटली हमारे मदर इंस्टीट्यूट ICSI के द्वारा दिए गए सैंपल क्वेश्चंस से बेस्ड और इंस्पायर्ड होगा, बट इट विल हेल्प यू अ लॉट to understand what sort of questions shall be asked in the examination. तो ये चीज आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है. It would be shared as a part of the link as a session to you very soon before the examination. Till then what you have to do is that क्या करना पड़ेगा आपको उसे देखने के लिए? You definitely know you need to subscribe to the channel. You need to subscribe to the channel, like the video. हाँ, वीडियो लाइक करेंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो का लिंक से कोई रिलेशन नहीं है डेफिनेटली, बट देन दैट्स अप टू यू. यू नीड टू लाइक द वीडियो, यू नीड टू शेयर दिस, यू नीड टू कमेंट. अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, एनीथिंग, you can just drop the comment in the comment box. As of now, I will see you with that. Before that, हम जो हमारे उस पर्टिकुलर सेशन पर आएंगे, राइटिंग स्किल्स के बारे में हमें जरूर करना है. एक सेशन हमारा भी और बचा है, तो राइटिंग स्किल्स हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम उस 20 क्वेश्चन की सीरीज पर आएंगे. फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग. सी यू वेरी सून. नमस्ते.